हेलो नमस्ते दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका निम्बस आईएएस एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। जैसे कि आपको पता है कि हमारे द्वारा एक सीरीज स्टार्ट की गई थी जिसमें हम यूपीएससी प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चंस हैं उसको डिस्कस कर रहे थे। खास तौर पे प्रीलिम्स के जो क्वेश्चंस हैं उसको हम डिस्कस कर रहे थे। और यहाँ पे हमारी डिस्कशन रहती है सब्जेक्ट वाइज एंड ईयर वाइज। और प्रीवियस वीडियोस जो हमने अपलोड की हैं उसमें 2014 से लेके 2017 तक के जो पॉलिटी के क्वेश्चंस हैं उसको मैंने डिस्कस किया है। आज के सेशन में हम 2018 में जो पॉलिटी के क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको डिस्कस करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन यहाँ पे देखो जो पूछा गया है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। दो स्टेटमेंट हमारे पास दी गई हैं। पहली स्टेटमेंट क्या है, नो क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स शैल बी इंस्टीट्यूटेड अगेंस्ट द गवर्नर ऑफ स्टेट इन एनी कोर्ट ड्यूरिंग हिज टर्म ऑफ ऑफिस। सिंपल बोला जा रहा है कि किसी भी तरीके का क्रिमिनल जो प्रोसीडिंग है वो स्टेट के गवर्नर के खिलाफ आप स्टार्ट नहीं कर सकते जब तक वो पर्सन अपने कार्यकाल में है, मतलब अपने गवर्नर के दफ्तर में है। उसके बाद कर सकते हो, दफ्तर के दौरान नहीं कर सकते। तो पहली स्टेटमेंट हमारी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगी। सेकंड स्टेटमेंट, द इमोलुमेंट्स एंड अलाउंसेस ऑफ द गवर्नर ऑफ स्टेट शैल नॉट बी डिमिनिश्ड ड्यूरिंग हिज टर्म ऑफ ऑफिस। मतलब जो भी उसको सुविधाएं दी गई हैं, जो भी सैलरी गवर्नर को मिलती है, जब तक वो अपने टर्म में है उसको आप कम नहीं कर सकते हो। तो उनकी सैलरी, उनके इमोलुमेंट्स, अलाउंसेस जो है इनको कम नहीं किया जा सकता। अगेन बिल्कुल सही यहाँ पे स्टेटमेंट हो जाएंगी। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछा गया है, दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं। और बेसिक जो जर्नल इंफॉर्मेशन है रिलेटेड टू गवर्नर ऑफ स्टेट उससे ये क्वेश्चन डिराइव किया गया है। सो दोनों की दोनों स्टेटमेंट हमारी यहाँ पे सही हो जाएंगी। सो आंसर हमारा हो जाएगा बोथ 1 एंड 2। यहां पे आपने एक आर्टिकल को याद रखना है, दैट इज आर्टिकल 361। आर्टिकल 361 खास तौर पे एग्जेम्प्ट करता है किसको, गवर्नर को, प्रेसिडेंट को, कि इनके खिलाफ जब तक ये अपने कार्यकाल में है इनके खिलाफ कोई क्रिमिनल प्रोसीडिंग जो है वो स्टार्ट नहीं की जा सकती। और अगर सिविल प्रोसीडिंग स्टार्ट करनी है तो आपको पहले 2 महीने का नोटिस देना पड़ेगा। और जैसे इनकी टर्म खत्म होती है उसके बाद आप क्रिमिनल प्रोसीडिंग जो है वो स्टार्ट कर सकते हो। और ये बात कहां पे लिखी गई है, ये लिखी गई है आर्टिकल 361 के अंदर। देखो यहाँ पे, no criminal proceeding whatsoever shall be instituted or continued against the president or governor of state in any court during his term of office। so पहली स्टेटमेंट हमारी बिल्कुल सही हो जाएगी। no process for the arrest and imprisonment of the president or the governor of state shall issue from any court during his term of office। ना तो उनको अरेस्ट किया जा सकता है, ना उनको जेल की सजा दी जा सकती जब तक वो अपने टर्म ऑफ ऑफिस में है। और ना ही उनके खिलाफ कोई क्रिमिनल प्रोसीडिंग स्टार्ट की जा सकती है। सिविल की जा सकती है बट वो भी 2 महीने का नोटिस देने के बाद। इस चीज को आपने याद रखना है, राइट। सो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सेकेंड क्वेश्चन यहां पे पूछा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग आर रिगार्डेड एज मेन फीचर्स ऑफ द रूल ऑफ लॉ। इंडिया के अंदर रूल ऑफ लॉ जो है इसको फॉलो किया जाता है, उसके फीचर्स के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है कि इन चारों में से कौन से फीचर है, कौन सा फीचर नहीं है। आपने फीचर बताना है तो आपने करेक्ट चूज करना है। नंबर 1 है लिमिटेशन ऑफ पावर्स, मतलब सरकार की पावर्स के ऊपर लिमिटेशन होगी। जैसे हमारे देश के अंदर होता है कि फंडामेंटल राइट एक तरीके से सरकार की पावर को लिमिट करते हैं और बोला जाता है कि फंडामेंटल राइट्स आर द लिमिटेशंस ऑन द पावर ऑफ गवर्नमेंट। सेकंड है इक्वालिटी बिफोर द लॉ, ये भी फंडामेंटल राइट के अंदर हमें देखने को मिलेगी आर्टिकल 14 के अंदर, कि लॉ के सामने सब एक समान होंगे, जाति, नस्ल, इन सब बेसिस के ऊपर कोई डिस्क्रिमिनेशन लॉ नहीं करेगा। तीसरा है पीपल्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टू द गवर्नमेंट, क्या जनता रिस्पॉन्सिबल है गवर्नमेंट को या गवर्नमेंट जनता को रिस्पॉन्सिबल है। तो ये थोड़ा उल्टा लिखा हुआ है, गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल होनी चाहिए किसको, जनता को, ना कि जनता गवर्नमेंट को रिस्पॉन्सिबल। तो तीसरा गलत है। चौथा देखो, लिबर्टी एंड सिविल राइट्स, बिल्कुल सही। हमारे देश के अंदर लिबर्टी हमें प्रोवाइड की जाती है, कुछ सिविल अधिकार हमें प्रोवाइड किए जाते हैं, फंडामेंटल राइट इज वन अमंग दोज। सो ये भी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। तो फर्स्ट भी सही है, सेकंड भी सही है, फोर्थ भी सही है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा सी। तो बेसिक क्वेश्चन पूछा गया है, यहाँ पे रूल ऑफ लॉ को समझने की जरूरत है कि रूल ऑफ लॉ के विद इन क्या क्या चीजें हमारे पास आती हैं, राइट। तो इसकी एक्सप्लेनेशन को देखो, कुछ बेसिक चीजें यहाँ पे बताई गई हैं। सो इट इज द गवर्नमेंट दैट इज रिस्पॉन्सिबल टू द पीपल एंड नॉट द वाइस वर्सा। जनता रिस्पॉन्सिबल नहीं होगी गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल होगी जनता को। तो इसीलिए थर्ड स्टेटमेंट हमारी गलत हो जाती है। द टर्म रूल ऑफ लॉ, जिसके रिलेटेड हमारे पास एक स्कॉलर है AB डाइसी,
उनके द्वारा कुछ एक्सप्लेनेशन दी गई है कि रूल ऑफ लॉ क्या होगा, उसको देख लेते हैं। The law does not recognize any special right for any individual or group of individual, मतलब privileges की absence होना, किसी भी इंडिविजुअल या फिर ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स को कुछ खास प्रिविलेजेस प्रोवाइड नहीं की जाएंगी। नंबर 2, लॉ डज नॉट रिकॉग्नाइज एनी डिस्टिंक्शन बिटवीन वन इंडिविजुअल एंड द अदर ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स एक्सेट्रा। तो मतलब रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, इन बेसिस के ऊपर डिस्क्रिमिनेशन लॉ नहीं करेगा। देन उसके बाद नन इज पनिश्ड विदाउट द प्रॉपर ट्रायल, बिना ट्रायल के किसी को भी पनिशमेंट नहीं मिलनी चाहिए, मतलब प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय द लॉ को आपने फॉलो करना है, जो लॉ प्रोसीजर बताता है उसको फॉलो करना है, दैट इज ट्रायल के थ्रू पनिशमेंट मिलेगी। उसके बाद है रूल ऑफ लॉ इज टू सेफगार्ड एंड एडवांस द पॉलिटिकल एंड सिविल राइट्स ऑफ द इंडिविजुअल इन द फ्री सोसाइटी। सो रूल ऑफ लॉ का एक बेसिक ऑब्जेक्टिव ये है कि लोगों को कुछ बेसिक पॉलिटिकल और सिविल राइट्स जो है वो मिल सके। पॉलिटिकल राइट्स की जब हम बात करते हैं या फिर पॉलिटिकल डेमोक्रेसी की अगर हम बात करते हैं तो फंडामेंटल राइट्स हमारे पास हैं जो खासतौर पे पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को प्रमोट करते हैं। देन रूल ऑफ लॉ डज नॉट गिव स्कोप फॉर द एब्सोल्यूट एंड आर्बिट्रेरी पावर्स टू द एग्जीक्यूटिव। रूल ऑफ लॉ का मतलब ये नहीं है कि जो एग्जीक्यूटिव आपका है उसके पास अनलिमिटेड पावर्स होंगी, ऐसा नहीं होगा। एग्जीक्यूटिव के पास पावर रहेंगी बट विद इन सर्टेन लिमिट्स, दैट इज द रूल ऑफ लॉ। तो ये एक्सप्लेनेशन एबी डाइसी के द्वारा हमारे पास रूल ऑफ लॉ की दी गई है। थर्ड क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अगेन दो स्टेटमेंट दी गई है हमारे पास। नंबर 1, द स्पीकर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली शैल विकेट हिज और हर ऑफिस इफ ही और शी सीजेस टू बी मेंबर ऑफ द असेंबली। अगर विधानसभा का स्पीकर मेंबर नहीं है, मतलब विधानसभा का स्पीकर एमएलए नहीं है, तो जैसे ही वो एमएलए की पोस्ट से निकलेगा उसी टाइम उसको क्या है, स्पीकर की पोस्ट जो है वो भी उसको छोड़नी पड़ेगी। मतलब अगर एक एमएलए नहीं है पर्सन तो वो स्पीकर नहीं बनेगा वहां पे, राइट, क्योंकि विधानसभा का स्पीकर कौन होगा, वन अमंग द मेंबर्स ऑफ विधानसभा। लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स में से एक एमएलए को स्पीकर बनाया जाएगा, तो पहली स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है कि वो होना चाहिए एमएलए। नंबर 2, whenever the legislative assembly is dissolved, the speaker shall vacate his or her seat immediately। मतलब जब भी आपकी विधानसभा डिसॉल्व होती है, हर 5 साल के बाद विधानसभा डिसॉल्व होगी, उससे पहले भी हो सकती है अगर सीएम और गवर्नर चाहें तो अगर विधानसभा डिसॉल्व होती है तो उसका जो स्पीकर है उसी टाइम पे वो भी अपनी पोस्ट से इस्तीफा दे देगा। ऐसा नहीं होता है, जब तक नेक्स्ट विधानसभा कॉन्स्टिट्यूट नहीं होगी उनकी फर्स्ट मीटिंग तक वो क्या है, अपने दफ्तर में रहेगा। इमीडिएट वो इस्तीफा जो है वो नहीं देगा। सो सेकंड स्टेटमेंट गलत हो जाएगी, तो मतलब यहाँ पे सिर्फ पहली स्टेटमेंट है जो करेक्ट है, राइट। अब इसकी एक्सप्लेनेशन देखो, स्पीकर के बारे में कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन। अच्छा, एक तो स्पीकर होता है, एक हमारे पास डेप्यूटी स्पीकर रहते हैं। डेप्यूटी स्पीकर जो है ये भी वन अमंग द मेंबर्स ही होता है विधानसभा के, और चाहे लोकसभा के डेप्यूटी स्पीकर की बात करो वो भी वन अमंग द मेंबर्स ही रहता है, राइट। तो यहाँ पे देखो The member holding office of speaker or deputy speaker of the legislative assembly shall vacate his office if he ceases to be member of the assembly। अगर वो एमएलए नहीं रहा तो उसको अपना दफ्तर भी छोड़ना पड़ेगा, स्पीकर डेप्टी स्पीकर वाला। नंबर 2, may at any time by writing under his hand addressed if such a member is that speaker to the deputy speaker and if such a member is deputy speaker to the speaker। वो बोल रहे हैं कि अगर स्पीकर है वो पर्सन तो वो डेप्टी स्पीकर को अपना इस्तीफा देगा, और अगर डेप्टी स्पीकर है तो वो अपना इस्तीफा स्पीकर को देगा। तो वाइस वर्सा होता है, स्पीकर अपना इस्तीफा जो रेजिग्नेशन है वो डेप्टी स्पीकर को सबमिट करते हैं, एंड डेप्टी स्पीकर अपना जो रेजिग्नेशन है वो स्पीकर को सबमिट करते हैं। तो ये चीज उनको करनी पड़ेगी। may be removed from his office by resolution passed by legislative assembly। legislative assembly एब्सोल्यूट मेजॉरिटी के साथ एक रेजोल्यूशन पास करेगी, एक प्रस्ताव पास करेगी, उसके तहत भी स्पीकर को उनकी पोस्ट से निकाला जा सकता है, राइट। तो ये यहां पे बोला जा रहा है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, फोर्थ क्वेश्चन जो पूछा गया, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिफ्लेक्ट द नाइसेस्ट एप्रोप्रिएट रिलेशनशिप बिटवीन द लॉ एंड लिबर्टी। देखो, लिबर्टी जब शब्द आता है तो दिमाग में ये आता है कि किसी तरीके की रिस्ट्रिक्शन नहीं होनी चाहिए, और लॉ शब्द जब दिमाग में आता है तो मतलब आता है कि रिस्ट्रिक्शन कुछ ना कुछ लगेंगे, क्योंकि लॉ रिस्ट्रिक्शन लगाता है, लिबर्टी का मतलब नो रिस्ट्रिक्शन।
तो ये टोटली ऑपोजिट देखने को लगते हैं, बट इन दोनों के बीच में एक बहुत अच्छा रिलेशन है और वही आपने फाइंड आउट करना है। 4 स्टेटमेंट है, कौन सा बेस्ट रिलेशन यहाँ पे होता है। नंबर 1, इफ देयर आर मोर लॉज देयर इज लेस लिबर्टी। अगर ज्यादा लॉ होंगे तो लिबर्टी कम हो जाती है। नंबर 2, इफ देयर आर नो लॉज देयर इज नो लिबर्टी। अगर कोई भी लॉ नहीं होगा तो लिबर्टी भी नहीं मिल पाएगी आपको। नंबर 3, इफ देयर इज लिबर्टी लॉज हैव टू बी मेड बाय द पीपल। अगर उस कंट्री के अंदर, उस देश के अंदर लिबर्टी को प्रमोट करते हैं तो वहां पे जो लॉ है वो जनता बनाएगी। नंबर 4, इफ लॉज आर चेंज्ड टू ऑफन द लिबर्टी इज इन डेंजर। अगर बार बार लॉ चेंज होता है तो लिबर्टी खतरे में है। सो आपने बेस्ट रिलेशन बताना है लॉ एंड लिबर्टी के बीच में, तो वो हमारा हो जाएगा बी, दैट इज इफ देयर आर नो लॉज देयर इज नो लिबर्टी। सिंपल चीज है, अगर आप अपनी लिबर्टी को एंजॉय करते हो, जैसे फॉर एग्जांपल आप फंडामेंटल राइट्स को एंजॉय करते हो, आप अपने फंडामेंटल राइट्स को एंजॉय तब कर पाते हो जब लॉ के द्वारा जो आपके फंडामेंटल राइट को हार्म कर सकता है उसके ऊपर लिमिट लगाई जाती है। सो फंडामेंटल राइट्स जो कि हमारी लिबर्टी है, एक तरीके से लिबर्टी हमें प्रोवाइड करते हैं, उस लिबर्टी को एंजॉय करने के लिए जो हमारी लिबर्टी को हार्म कर सकता है उसके ऊपर लॉ रिस्ट्रिक्शन लगाता है। अगर देश के अंदर कोई लॉ नहीं होगा तो वो देश हो जाएगा लॉलेसनेस का शिकार, दैट इज अराजकता वहां पे फैल जाएगी। और जब अराजकता फैलती है तो वहां पे किसी को अपना अधिकार एंजॉय करने का मौका नहीं मिलता, लिबर्टी आप एंजॉय नहीं कर सकते हो, आपकी लाइफ की कोई सिक्योरिटी नहीं है, तो लॉ जरूरी है। सो मतलब इफ देयर आर नो लॉज देयर इज नो लिबर्टी, ये क्लियर बात है। खास तौर पे अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे जॉन लॉक इस चीज को काफी प्रमोट करते हैं। जॉन लॉक बोलते हैं, he wrote that the end of law is not abolish or restrain but to preserve and enlarge the freedom। तो वो बोल रहे हैं कि end of the law is not to abolish or to restrain but to preserve and enlarge the freedom। where there is no law there is no freedom, for liberty is to be free from the restraints and violence from the others which cannot be where there is no law। तो वो सिंपल भाषा में यही बोलना चाह रहे हैं कि जहां पे लॉ नहीं होगा वहां पे आप लिबर्टी को एंजॉय नहीं कर पाओगे, क्योंकि लॉ है जो एक्चुअल में आपको लिबर्टी प्रोवाइड करता है। नो डाउट लॉ से आपकी लिबर्टी के ऊपर कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगती हैं, लेकिन वो भी आपकी बेटरमेंट के लिए ही होती हैं। सो लॉ नहीं है, अराजकता है, लिबर्टी, अधिकारों को एंजॉय बिल्कुल भी नहीं कर पाओगे। क्वेश्चन नंबर 5, in the federation established by the government on the Government of India Act 1935 रेजुडरी पावर्स was given to the। सो जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट हमारे पास 1935 का ब्रिटिश गवर्नमेंट लेके आई, सो उसमें जो रेजिडुअल पावर्स हैं वो किसको दी गई है। रेजिडुअल पावर्स क्या है, देखो आज के टाइम पे हमारे पास शेड्यूल नंबर 7 है जिसके अंदर हमारे पास 3 लिस्ट है, एक तो यूनियन लिस्ट है, एक हमारे पास स्टेट लिस्ट है, एक हमारे पास कॉन्करेंट लिस्ट है। यूनियन लिस्ट में सब्जेक्ट जो है उसके ऊपर पार्लियामेंट लॉ बनाएगा, स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट के ऊपर स्टेट का जो लेजिस्लेचर है वो लॉ बनाएगा, एंड कॉन्करेंट के ऊपर पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर दोनों लॉ बना सकते हैं, लेकिन एट द एंड चलेगा किसका लॉ, अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट आता है तो पार्लियामेंट का लॉ चलेगा, राइट। अब यहाँ पे देखो इन तीनों लिस्ट के अंदर कुछ सब्जेक्ट लिखे गए हैं। फॉर एग्जांपल कि फर्स्ट लिस्ट में हमारे पास 100 है, दूसरी में 62 है, इसमें अराउंड 52 है, अराउंड इतने ही है, ऊपर नीचे थोड़ा बहुत हो सकता है, तो इतने हमारे पास यहाँ पे लिखे गए हैं। अच्छा, ये सारे सब्जेक्ट तो नहीं हो सकते जिनके ऊपर लॉ बनाने की जरूरत है। जैसे फॉर एग्जांपल स्पेस टेक्नोलॉजी एक एग्जांपल है, स्पेस टेक्नोलॉजी इन तीनों लिस्ट में कहीं पे भी नहीं लिखी हुई, तो उस सब्जेक्ट के ऊपर लॉ कौन बनाएगा, तो उस सब्जेक्ट को रख दिया जाता है रेजिडरी लिस्ट के अंदर। आज के टाइम पे रेजिडरी लिस्ट के ऊपर सिर्फ और सिर्फ क्या है, पार्लियामेंट है जिसके पास पावर रहती है लॉ बनाने की, स्टेट्स नहीं बना सकती। 1935 में ये पावर किसको दी गई थी, क्या वो फेडरल लेजिस्लेचर मतलब यूनियन लेजिस्लेचर जैसे आज हमारे पास पार्लियामेंट है, या फिर गवर्नर जनरल, या फिर प्रोविंशियल लेजिस्लेचर, या फिर प्रोविंशियल गवर्नर, किसको दी गई थी, तो करेक्ट हमारे पास हो जाएगा गवर्नर जनरल। जैसे उस टाइम का गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया और आज का आप बोल सकते हो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इस तरीके से थोड़ा रहेगा। तो यहाँ पे 1935 वाला जो एक्ट है इसके अंदर और भी बहुत बातें की गई हैं। फॉर एग्जांपल
प्रोविंशियल ऑटोनॉमी वाज ग्रांटेड, प्रोविंसेस को ऑटोनॉमी दी गई, आप बोल सकते हो। डायरकी वाज अबॉलिश्ड इन प्रोविंसेस बट वाज इंट्रोड्यूस्ड एट द सेंटर, प्रोविंसेस में डायरकी को हटा दिया गया, सेंटर लेवल पे डायरकी इंट्रोड्यूस करने की बात की गई, कभी इंट्रोड्यूस हुई नहीं है। देन द फेडरल स्कीम फॉर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वाज प्रिस्क्राइब्ड, मतलब एक फेडरेशन बनेगा जिसमें ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस आएंगी, प्रिंसली स्टेट्स आएंगी, सब मिलके एक फेडरेशन बनाएंगी, इंडिया को एक फेडरेशन बनाने की बात की गई जो कभी बना नहीं अगेन। Then bicameralism at the center in the form of council of state and federal assembly, जैसे आज हमारे पास bicameralism है, लोकसभा राज्यसभा, उसको बनाने की बात की गई। The federal court was set up in Delhi, फेडरल कोर्ट जैसे आज हमारे पास सुप्रीम कोर्ट है ना, उस टाइम पे यूनियन लेवल पे, फेडरल लेवल पे गवर्नमेंट बनाने की बात की जा रही थी। आज हमारे पास सुप्रीम कोर्ट जो है इसने फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया को रिप्लेस किया है जो इस एक्ट के तहत बनाई गई थी। देन बर्मा वॉज सेपरेटेड फ्रॉम इंडिया, बर्मा को इंडिया से अलग कर दिया गया। एंड द काउंसिल ऑफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट वॉज अबॉलिश्ड, जो एसएसआई थे उनका जो काउंसिल था 15 मेंबर का काउंसिल, उसको यहाँ पे अबॉलिश कर दिया गया, खत्म कर दिया गया। राइट, सो ज्यादा पावर जो है वो इंडियंस के हाथ में पकड़ाई गई, आप ये बोल सकते हो। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है, विद रेफरेंस टू द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। प्रेसिडेंट के इलेक्शन के साथ रिलेटेड क्वेश्चन है। The value of the vote of each MLA varies from state to state. State to state जो वैल्यू है MLA की वोट की वो वेरी करती है। मतलब जैसे फॉर एग्जांपल यूपी है, सिक्किम है, इन दोनों में अगर आप देखोगे सबसे ज्यादा किसके MLA की वैल्यू रहेगी, यूपी की, और सबसे कम किसकी है, सिक्किम की। इस चीज को आपने ध्यान में रखना है। राइट, सो वैल्यू वेरी करती है क्योंकि वो डिफरेंट सेट ऑफ पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर रही है। ज्यादा को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो ऑटोमेटिकली वैल्यू ज्यादा होगी, है ना। सिक्किम और यूपी का तो कोई कंपैरिजन ही नहीं है। यहाँ पे अराउंड 403 आपके पास एमएलए है, यहाँ पे अराउंड आपके पास 35 एमएलए हैं, तो बहुत डिफरेंस है। Then the value of the vote of MPs of Lok Sabha is more than the value of the vote of MPs of राज्य सभा। अच्छा, लोकसभा का MP, राज्यसभा का MP, क्या इनकी भी वैल्यू ऑफ वोट में डिफरेंस होता है? बिल्कुल भी नहीं। अब देखो ये वैल्यू ऑफ वोट के ऊपर रिसेंट भी 2023 के अंदर क्वेश्चन पूछा गया है ना, 2018 के अंदर क्वेश्चन पूछा गया क्योंकि 2017 के अंदर इलेक्शंस हुए थे इसलिए पूछा गया। अभी रिसेंटली 2023 में क्वेश्चन पूछा गया क्योंकि रिसेंटली प्रेसिडेंट के इलेक्शंस हुए, तो जब जब प्रेसिडेंट के इलेक्शन होते हैं उनके इलेक्शन के रिलेटेड क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। यहाँ पे भी देखो वैल्यू के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया, इस बार भी वैल्यू के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया, तो क्लियर होना चाहिए आप, इससे आपको आइडिया लग जाता है कि आगे कैसे क्वेश्चन आने वाले हैं। तो पहली स्टेटमेंट तो सही है लेकिन सेकंड स्टेटमेंट गलत है क्योंकि लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो सारे एमपीज की वोट की वैल्यू सेम रहेगी, तो मतलब सेकंड स्टेटमेंट गलत है। ओनली वन जो है ये हमारा आंसर यहाँ पे बन जाएगा। सो इस चीज को आपने याद रखना है। नेक्स्ट देखो, राइट टू प्राइवेसी इज प्रोटेक्टेड एज एन इंट्रिंसिक पार्ट ऑफ राइट ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, विच ऑफ द फॉलोइंग इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया करेक्टली एंड अप्रोप्रिएटली इंप्लाई द अबव स्टेटमेंट। वो बोल रहे हैं कि राइट टू प्राइवेसी को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बताया गया कि ये राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी के विद इन ही आएगा। अब बात ये है कि संविधान में राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी कहां पे लिखा गया है जिसके अंदर राइट टू प्राइवेसी आता है। अब राइट टू प्राइवेसी के ऊपर क्वेश्चन क्यों पूछा गया, क्योंकि 2017 में राइट टू प्राइवेसी को राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी के विद इन रिकॉग्नाइज किया गया बाय द सुप्रीम कोर्ट, इसलिए क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे देखो आर्टिकल 14 एंड प्रोविजंस अंडर आर्टिकल 42 अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन। सो आर्टिकल 14 के अंदर इसके बारे में लिखा गया है या फिर 42nd अमेंडमेंट ने इसके बारे में इंट्रोड्यूस किया गया है। आर्टिकल 17 एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी की आर्टिकल 17 अनटचेबिलिटी के खिलाफ जो है और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के बीच इसकी बात की जाती है। या फिर आर्टिकल 21 एंड द फ्रीडम गारंटीड अंडर पार्ट 3 आर्टिकल 21 दैट इज राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, इसी के विद इन आता है राइट टू प्राइवेसी। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बड़ा सिंपल है, सी दैट इज आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। अच्छा यहाँ पे और कुछ याद रहे ना रहे, 2017 का एक केस याद रखना, दैट इज केएस पुत्तुस्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस, जिसमें खास तौर पे इस चीज की बात की गई है 2017 में, जिसकी जजमेंट हमें देखने को मिली। नेक्स्ट देखो, विद रेफरेंस टू द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग parliamentary committees scrutinizes and report to the house whether the powers to make regulations, rules, sub rules, bylaws etc conferred by the constitution or delegated by the parliament are being properly exercised by the
एग्जीक्यूटिव विद इन द स्कोप ऑफ सच डेलीगेशन। तो यहाँ पे बोला गया है कि एग्जीक्यूटिव के द्वारा जिस तरीके से पावर्स का इस्तेमाल किया जा रहा है और जिस तरीके से एग्जीक्यूटिव के द्वारा आप बोल सकते हो कि लॉज बनाए जा रहे हैं, क्या वो वही वे है जैसा कॉन्स्टिट्यूशन ने प्रोवाइड किया है या फिर पार्लियामेंट के लॉज ने बताया है। सो इस चीज की छानबीन करने के लिए रिपोर्ट सबमिट की जाती है। छानबीन करने के बाद रिपोर्ट सबमिट की जाती है पार्लियामेंट में। सो वो कौन सी कमेटी जो रिपोर्ट सबमिट करती है, जो एग्जीक्यूटिव की वर्किंग को देखती है कि अंडर लॉ चल रहे हैं कि नहीं चल रहे। नंबर 1 कमेटी ऑन द गवर्नमेंट अश्योरेंस, नंबर 2 कमेटी ऑन द सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन, नंबर 3 रूल्स कमेटी, नंबर 4 बिजनेस एडवाइजरी कमेटी। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा बी, दैट इज कमेटी ऑन सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन। कमेटी ऑन सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन की अगर हम बात करते हैं तो दोनों सदन में आपको ये देखने को मिल जाएगी कमेटी। इसके कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन देख लेते हैं। सबसे पहले इसको बनाया गया था 1953 के अंदर, क्या करने के लिए, to examine and report to the house whether the powers to make rules, regulation, bylaws, schemes or other statutory instruments conferred by the constitution or delegated by the parliament are being properly exercised। सही तरीके से उन चीजों का इस्तेमाल कर रहा है एग्जीक्यूटिव। बोथ द हाउसेज में ये आपको कमेटी देखने को मिलेगी और इसके अंदर आपको 15 मेंबर जो है वो देखने को मिलेंगे। देन इसके बाद चेयरमैन इस कमेटी का जो है वो कमेटी के मेंबर्स में से ही एक बंदा चुना जाएगा, लेकिन अगर राज्यसभा का डेप्यूटी चेयरमैन इसका मेंबर है तो वो ऑटोमेटिकली इस कमेटी का चेयरमैन बन जाता है। इन ऑर्डर टू कॉन्स्टिट्यूट मीटिंग ऑफ द कमेटी देयर इज अ कोरम ऑफ 5। 15 में से 5 होंगे तो आपकी जो कमेटी की मीटिंग है वो होगी, अदरवाइज मीटिंग नहीं होगी। नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग लेड टू द इंट्रोडक्शन ऑफ इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया। कौन सा है जिसने इंग्लिश एजुकेशन को इंडिया के अंदर इंट्रोड्यूस किया। 3 ऑप्शन है, चार्टर एक्ट ऑफ 1813, जर्नल कमेटी ऑन पब्लिक इंस्ट्रक्शंस 1823 एंड ओरिएंटलिस्ट एंड एंग्लिसिस्ट कंट्रोवर्सी। एंग्लिसिस्ट जो है वो इंग्लिश इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं, ओरिएंटलिस्ट जो है वो वर्नैकुलर लैंग्वेज, जो लोकल लैंग्वेज है उसमें एजुकेशन प्रमोट करना चाहते हैं। और ये तीनों के तीनों का ही एंड रिजल्ट निकलता है कि हमारे देश में इंग्लिश को एज अ माध्यम ऑफ एजुकेशन इंट्रोड्यूस किया गया। तो यहाँ पे 1 2 3 तीनों ही हमारा आंसर हो जाएंगे। यहाँ पे आपने याद रखना है 1813 का जो एक्ट है, चार्टर एक्ट, बड़ा इंपॉर्टेंट है, जिससे क्या है चाय एंड चाइना के साथ व्यापार को छोड़कर बाकी सारे व्यापार में जो मोनोपोली है आपकी ईस्ट इंडिया कंपनी की, उसको खत्म किया गया था। और यहाँ पे 1 लाख रुपया प्रति साल जो ग्रांट है वो भी ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा दी जाएगी कि इसको इंडिया में एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए। अच्छा, 1813 में ये एक्ट आया, लेकिन 1823 तक ये इंप्लीमेंट नहीं हो पाया। क्यों? क्योंकि एंग्लिसिस्ट जो आपके हैं और जो ओरिएंटलिस्ट है उनके बीच में डिस्कशंस चल रही थी एक तरीके से कि इंग्लिश होना चाहिए, या बोल सकते कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था कि इंग्लिश एज अ माध्यम ऑफ एजुकेशन होना चाहिए या फिर वर्नैकुलर लैंग्वेज होनी चाहिए। अल्टीमेटली उस टाइम पे गवर्नर जनरल के द्वारा एक कमेटी बिठाई जाती है जिसको हम बोलते हैं जर्नल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन 1823, और इसके जो हेड थे दैट वाज लॉर्ड मैकॉले। लॉर्ड मैकॉले जो है वो इस कमेटी के हेड थे जो 1823 के अंदर बनाई गई है, तो इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखो, consider the following statement, the parliament of India can place a particular law in the 9th schedule of the constitution of India। कोई भी एक लॉ पार्लियामेंट के द्वारा उठा के उसको 9th शेड्यूल के अंदर रखा जा सकता है। क्या पार्लियामेंट के पास ये पावर है? बिल्कुल है। नंबर 2, द वैलिडिटी ऑफ द लॉ प्लेस्ड इन 9th शेड्यूल कैन नॉट बी एग्जामिन्ड बाय एनी कोर्ट और नो जजमेंट कैन बी मेड ऑन इट। सो मतलब क्या है, 9th शेड्यूल में अगर आपने कोई लॉ रखा है तो उसके ऊपर जो आपकी सुप्रीम कोर्ट है, जहां कोई भी कोर्ट है, वो क्या कर सकती है, वो जुडिशियल रिव्यू नहीं कर सकती। तो ये गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि ऐसी कोशिश की गई थी पार्लियामेंट के द्वारा, लेकिन लेटर ऑन 1973 में सुप्रीम कोर्ट ने केशवानंद भारती केस में ये बात क्लियर की कि ऐसा नहीं होगा। पूरे का पूरा कॉन्स्टिट्यूशन इज अंडर जुडिशियल रिव्यू, तो 9th शेड्यूल में भी कोई लॉ रखोगे तो वो विद इन जुडिशियल रिव्यू आएगा, लेकिन पहले ऐसा था, अभी नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। फर्स्ट स्टेटमेंट हमारी सही है, तो आंसर हमारा क्या होना चाहिए? ओनली 1। अच्छा, एक तो केशवानंद भारती केस है, एक आपके पास IR कोहलो केस है, दैट इज ऑफ 2007। इसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा से ये बात की थी कि अगर 9th शेड्यूल के अंदर कोई लॉ रखा जा रहा है तो वो जुडिशियल रिव्यू से बाहर नहीं है, जुडिशियल रिव्यू उसके ऊपर होगा। इस चीज को क्लैरिफाई किया। सो यहाँ पे आपने याद रखना है, फर्स्ट अमेंडमेंट संविधान की होती है 1951 के अंदर, जिससे क्या है, शेड्यूल 9 ऐड किया जाता है
और एक आर्टिकल 31B जो है इसको ऐड किया जाता है। आर्टिकल 31B की अगर हम बात करते हैं, प्रोवाइडिंग अ प्रोटेक्टिव अम्ब्रेला to the land reform laws, save them from being challenged in the courts on the grounds of violation of the fundamental rights। तो यहाँ पे खास तौर पे अगर हम बात करते हैं, इसीलिए इसको ऐड किया गया है कि जो आपके लैंड के रिलेटेड रिफॉर्म्स किए जा रहे हैं उनको चैलेंज ना किया जा सके, क्योंकि 9th शेड्यूल में लैंड रिफॉर्म्स खास तौर पे आपको देखने को मिलेंगे। ये बोल दिए कि लैंड रिफॉर्म्स जो है वो 9th शेड्यूल में आते हैं, और 9th शेड्यूल में जो चीज आएगी उसके ऊपर जुडिशरी जो है वो जुडिशियल रिव्यू नहीं कर सकती। मतलब अगर वो लॉ फंडामेंटल राइट को हार्म भी करेंगे तो जुडिशरी उन लॉस के ऊपर जुडिशियल रिव्यू नहीं लगा सकती। लेकिन केशवानंदा भारती केस में इस चीज को क्लैरिफाई किया गया कि ऐसा नहीं होगा, उनके ऊपर भी जुडिशियल रिव्यू एक्टिव रहेगा। और साथ ही साथ 2007 में IR कोहलो केस में भी ये बात बोली गई। नेक्स्ट हमारे पास 11th नंबर क्वेश्चन यहाँ पे जो पूछा जा रहा है, consider the following statement. Number 1, in the first Lok Sabha the single largest party in opposition was the स्वतंत्र पार्टी। क्या पहली लोकसभा जो कॉन्स्टिट्यूट हुई उसमें सिंगल लार्जेस्ट जो ऑपोजिशन पार्टी है क्या वो स्वतंत्र पार्टी थी? नंबर 2, in Lok Sabha the leader of opposition was recognized for the first time in 1969। क्या लोकसभा में पहली बार 1969 में लीडर ऑफ ऑपोजिशन को रिकॉग्नाइज किया गया? Number 3, in Lok Sabha if the party does not have minimum of 75 members its leaders cannot be recognized as leader of opposition। अगर आपको ऑपोजिशन की पार्टी बनना है तो क्या आपको कम से कम 75 सीट्स चाहिए लोकसभा के अंदर, राइट? तो ये पूछा जा रहा है। तो देखो फर्स्ट स्टेटमेंट हमारी बिल्कुल गलत हो जाएगी, थर्ड स्टेटमेंट भी बिल्कुल गलत है, क्योंकि 75 नहीं 55 चाहिए होते हैं, दैट इज 10% ऑफ द टोटल सीट्स ऑफ लोकसभा बोल सकते हो। और सेकंड स्टेटमेंट सिर्फ हमारी सही है, तो आंसर हो जाएगा बी, दैट इज ओनली 2। सो यहाँ पे आपने याद रखना है जो पहले इलेक्शंस हमारे पास हुए 25 अक्टूबर 1951 से लेके 21 फरवरी 1952 के बीच में, तो यहाँ पे इलेक्शंस के बाद जो पहली आपके पास ऑपोजिशन की पार्टी आई थी दैट वाज कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। कम्युनिस्ट पार्टी है, स्वतंत्र पार्टी नहीं है, और उस टाइम पे ऑटोमेटिकली इंडियन नेशनल कांग्रेस के पास मेजॉरिटी ऑफ द सीट्स थी। 489 में से 364 सीट्स जो है ये कांग्रेस ने अकेली ने जीती थी। लास्ट क्वेश्चन हमारे पास है, इफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एक्सरसाइजेज हिज पावर एज प्रोवाइडेड अंडर आर्टिकल 356 दैट इज स्टेट इमरजेंसी of the constitution in respect of the particular state, then अगर आर्टिकल 356 की पावर का इस्तेमाल कर रहे हैं प्रेसिडेंट तो क्या सिनेरियो यहाँ पे फॉलो होगा? नंबर 1, द असेंबली ऑफ द स्टेट इज ऑटोमेटिकली डिसॉल्व। क्या जब प्रेसिडेंट रूल लगता है तो असेंबली अपने आप डिसॉल्व हो जाती है? नंबर 2, द पावर्स ऑफ द लेजिस्लेचर ऑफ दैट स्टेट शैल बी एक्सरसाइज्ड बाय और अंडर द अथॉरिटी ऑफ द पार्लियामेंट। तो वहां पे लॉ बनाने की जो पावर है या तो पार्लियामेंट ही संभालेगा या फिर पार्लियामेंट के अधीन रहकर स्टेट लेजिस्लेचर संभाल सकता है। ये स्टेटमेंट हमारी बिल्कुल सही हो जाएगी। ऐसे ही होता है, देखो एग्जीक्यूटिव डिसॉल्व होगा, एग्जीक्यूटिव खत्म हो जाएगा जैसे प्रेसिडेंट रूल लगेगा, लेकिन स्टेट लेजिस्लेचर सस्पेंड किया जा सकता है या डिसॉल्व भी किया जा सकता है, जरूरी नहीं कि वो डिसॉल्व होगा ही होगा, राइट? सो ये सेकंड स्टेटमेंट सही है, द पावर्स ऑफ लेजिस्लेचर ऑफ दैट स्टेट शैल बी एक्सरसाइज्ड बाय और अंडर द अथॉरिटी ऑफ पार्लियामेंट। या तो पार्लियामेंट उस स्टेट के लिए लॉ बनाएगा और स्टेट लेजिस्लेचर को सस्पेंड कर देगा, या फिर पार्लियामेंट के अधीन रहकर वहां का स्टेट लेजिस्लेचर लॉ बना सकता है उनकी अथॉरिटी के अंदर रहकर, राइट? सो दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन। आई होप आपको ये सारे क्वेश्चंस बहुत अच्छे से समझ आए होंगे, और ये वो क्वेश्चंस हैं जो पूछे गए हैं 2018 के अंदर। इसी तरीके से नेक्स्ट वीडियो के साथ आपके सामने आएंगे 2019 में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तब तक के लिए अलविदा और बहुत सारी शुभकामनाएं आपकी तैयारी के लिए। थैंक यू।